हेलो बच्चों, मैं हूं जियाउद्दीन सर और ये है मेरा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एसएन ट्यूटोरियल विद जियाउद्दीन सर। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 के क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर के आए हैं, जो कि क्या है जीव जनन कैसे करते हैं, है ना। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर क्या है आप लोगों को हम पार्ट वाइज देंगे, यानी लेक्चर वाइज देंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद हम क्या है 2-3 लेक्चर यानी 2-3 पार्ट में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर क्या है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें है ना। कि हम ये अगर ना समझ पाएँ कि जनन होता क्या है, जनन की प्रक्रियाएं क्या है ना। खास करके उन लड़कियों को है ना, बहुत सारे महिलाएं बहुत सारी लड़कियां क्या होती है माँ नहीं बन पाती है। उन्हें एग्जैक्टली क्या है जनन के बारे में सही जानकारी नहीं होती है कि स्पर्म क्या होता है, ओवम क्या होता है, ओवुलेशन टाइम क्या होता है, यानी कि एग रिलीज होने का टाइम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन पीरियड क्या होता है। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि महीने में एक दिन सिर्फ 12 घंटा का वो ऐसा समय होता है जब क्या होता है एग रिलीज होता है, यानी ओवुलेशन होता है और स्पर्म जा कर के मिलता है और फर्टिलाइजेशन होता है। यानी माँ बनना एक कॉम्प्लिकेटेड तो है ना। साथ ही साथ क्या है जानकारी का अभाव होने की वजह से क्या है कई सारे महिलाएं या कई सारी लड़कियां क्या होती है माँ नहीं बन पाते हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम क्या है पूरे साल भर या 2 साल से क्या है माँ बनने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन आपको एग्जैक्टली वो समय पीरियड नहीं याद होता कि कब हम एग्जैक्टली प्रिपेयर है, मैच्योर है माँ बनने के लिए। और फीमेल के साथ साथ मेल को भी ये समझना चाहिए कि क्या है कि अपने पार्टनर के साथ किस टाइम में रिलेशन बनाया जाए, या फिर क्या है कि उनके स्पर्म और ओवम मिलने का एक सही टाइम क्या है, ट्रैकिंग समय क्या होती है, उनको जानना बहुत ज़रूरत है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या है पार्ट वाइज इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि ये फर्स्ट चैप्टर है। आज हम लोग बेसिक सीखेंगे। बेसिक में हम लोग सीखेंगे कि जनन क्या है। सबसे पहला खेल होता है कोशिकाओं का विभाजन, यानी सेल डिवीज़न, है ना। सेल डिवीज़न ही क्या है जनन का एक सबसे मेन पार्ट है। तो हम लोग क्या है जनन क्या आज हम लोग बेसिक सीखेंगे, जिसमें हम लोग 3 क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला कि जनन होता क्या है ना, या दूसरा क्वेश्चन वहीं पे देखेंगे हम लोग कि जनन क्यों आवश्यक है, और अगला जनन में डीएनए की प्रतिकृति का क्या महत्व है, और तीसरा क्वेश्चन विभिन्नताओं का क्या महत्व होता है ना। तो 3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जनन किसे कहते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या देखेंगे हम लोग, जनन क्या होता है, जनन क्या होता है ना। यानी जनन क्या होता है के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे जनन क्यों आवश्यक है, यानी रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है ना। तो जैसे कि क्या है हम लोग को पता है क्या है कि जनन कहते किसको है कि अपने जैसे संतान को जन्म देना ही जनन कहलाता है, सिंपली, है ना। कोई भी क्या होता है जीव अपने जैसे संतान को एक प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है उत्पन्न करता है, उससे क्या कहते हैं जनन कहते हैं। हाँ, ये बात समझ में, जनन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ये क्या है रासायनिक पर, यानी कि एक रिएक्शन नहीं, ये क्या है एक प्रोसेस है ना। तो जनन क्या होता है, तो इसका हम जवाब से आंसर लिख करके ही हम समझेंगे, है ना। संसार के सभी जीव एक प्रक्रिया के द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे जनन कहा जाता है ना। ये जनन का हमने क्या है परिभाषा लिखा है ना। संसार के सभी जीव एक प्रक्रिया के द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे जनन कहते हैं। अब जनन क्यों आवश्यक होता है, कहता है जनन क्यों आवश्यक है, कहता है संसार के सभी जीव समष्टि में अपने उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए क्या होता है एक प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है एक शिशु को जन्म देते हैं, जिसे क्या कहते हैं जन्म कहते हैं। समष्टि शब्द समझिए, समष्टि है ना। ये समष्टि शब्द क्या होता है,
समष्टि, समष्टि का मतलब उस जाति से संबंधित। यानी ये समझे कि कुत्ता है तो कुत्ते के एक समष्टि है ना, कुत्ता का एक जाति होता है, उसे समष्टि कहते हैं। इंसान है तो समष्टि, इंसानों की समष्टि हम कह सकते हैं, यानी कि समूह को, है ना, उसे ही क्या कहते हैं, इंसानों की जाति यानी समूह को ही क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। जैसे अगर कुत्ता क्या है, कुत्ते ये सभी कुत्ते ये डिसाइड कर ले कि अब हम लोग क्या है, हम लोग जन्म नहीं देंगे, यानी नए संतान को उत्पन्न नहीं करेंगे, तो फिर 10 साल 15 साल 20 साल के बाद जो आज जो कुत्ते हैं यहाँ पे मौजूद वो कुत्ते ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, पृथ्वी से अर्थ से क्या होते हैं, कुत्ते विलुप्त हो जाएंगे, तो उसका समष्टि ही समाप्त हो जाएगा। समष्टि का मतलब एक जीव से नहीं है। अगर एक जीव जन्म करना छोड़ देगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि संसार खत्म हो जाएगा, या एक समष्टि एक जाति पूरा छोड़ देगा जन्म करना तो क्या संसार नहीं खत्म हो सकता। जैसे कि कुत्ते छोड़ दे कि हम जन्म ही नहीं करेंगे तो कुत्ता विलुप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इंसान भी विलुप्त हो जाएगा, है ना। अगर वो समझ ले, घोड़ा समझ ले कि हम आपसे क्या है, हम जन्म नहीं देंगे, तो उसकी समष्टि समाप्त हो जाएगी। तो यही बात है कि जनन क्या होता है, संसार के सभी जीव अपने उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए, अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के होते हैं, एक प्रक्रिया के द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, है ना। संसार के सभी जीव एक प्रक्रिया के द्वारा अपने उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब जनन क्यों आवश्यक है, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि आपने क्या है, जैव प्रक्रम चैप्टर को पढ़ा है ना, जैव प्रक्रम। इसमें आपने क्या देखा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जीवों में होने वाले वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से, है ना, एकजुट रूप से अनुरक्षण या मेंटेनेंस का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जैसे क्या होता है, हम सांस लेते हैं, हमारा दिल धड़कता है, या फिर क्या होता है, हम उत्सर्जन करते हैं या पोषण करते हैं, ये सभी क्रियाएं क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम में क्या होता है, 4 क्रियाएं आती हैं, जैसा कि पोषण, क्या होता है, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, है ना। ये 4 क्रियाएं क्या होता है, हमारे शरीर में जीवन पर्याप्त उम्र भर क्या होता है, चलते रहता है, ये लाइफ प्रोसेस है। वे सभी क्रियाएं जो हमारे जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या है, ज़रूरत रहता है, जरूरी होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। जैसे कि पोषण क्या होता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के पाचन से जो हमें क्या होता है, पोषक तत्व प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। उसी प्रकार श्वसन, जो हम सांस लेते हैं, है ना, और वो जो सांस होता है वो कोशिकाओं तक पहुंचा, वहाँ पे कोशिकीय श्वसन होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। वही उसी प्रकार से वहन क्या होता है, तो पूरे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन को पहुँचाना या पोषक तत्वों को पहुँचाना, और साथ ही साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, ये सारे प्रोसेस क्या होता है, वहन होता है। इसके अंदर क्या होता है, हार्ट आते हैं, है ना। और उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब एक्सक्रिएशन, है ना, हमारे शरीर से वजनीय पदार्थों को, है ना, वजनीय पदार्थों यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को, वेस्टेड मटेरियल को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो हम लोग देखें क्या कि जिस प्रकार से क्या होता है, हमें जीवित रहने के लिए 4 क्रियाओं का होना जरूरी है, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। इनमें से कोई एक क्रिया भी रुक जाएगा तो हम क्या है, मर जाएंगे। जैसे क्या, सांस रुक गया तो हम मर जाएंगे, है ना। पोषण यानी हम खाना छोड़ देंगे तो 2-3 दिन बाद क्या होता है, मर जाएंगे, है ना। तो जिस प्रकार से पोषण के लिए क्या होता है, पोषण तंत्र का विकास हुआ है ना। जैसे कि क्या है, मुंह है, ग्रासिका है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, गुदा है, इससे क्या हो, पोषण तंत्र का विकास हुआ हमारे शरीर में। उसी प्रकार से श्वसन के लिए क्या होता है, श्वसन तंत्र का विकास हुआ, जैसे कि नाक है ना, और फिर क्या होता है, कंठ है, वहाँ से ग्रासिका है, वहाँ का है फेफड़ा है ना। इसके लिए श्वसन के लिए हमारे पास फेफड़ा का विकास हुआ, यानी कि श्वसन तंत्र का विकास हुआ। वहन के लिए वहन तंत्र, जिसमें हृदय आता है। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, हमारे शरीर में जनन के लिए जनन तंत्र का विकास हुआ है ना। जनन के लिए क्या होता है, जनन तंत्र का विकास होता है। तो हमने ये देखा कि इन चीज़ों का होना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है, पर जनन का होना हमारे जीवित रहने के लिए जनन को जरूरी नहीं समझा जाता, है ना। जैसे आपने समझा कि हम सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे तो भी हम क्या होता है, 2-4-5 दिन तक क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे, यानी जन्म नहीं देंगे तो क्या हम मर जाएंगे, नहीं, बल्कि हमारी क्या हो जाएगा, प्रजाति विलुप्त हो जाएगा। और एक के चाहने से नहीं होता, है ना। एक कोई पर्सनल कोई व्यक्ति अगर सोचेगा कि हम जन्म नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगा, यानी पूरा समष्टि ही उसका समाप्त हो जाएगा। समष्टि से क्या मतलब होता है, उस प्रजाति से, उस जाति से, उस समूह से,
है ना। तो किसी एक जीव से नहीं, अगर सारे के सारे जीव ये सोच ले कि हम जन्म ही ना करें, यानी जनन ही ना करें, तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जा करके 100 साल 200 साल के बाद क्या है, पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं मिलेगा, कोई जीव नहीं मिलेगा, है ना। तो दो क्वेश्चन है। सबसे पहले जनन क्या होता है, तो सिंपली है, संसार के सभी जीव अपने उत्तरजीविता को यानी अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए क्या होते हैं, एक प्रक्रिया के द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, है ना। अब कहता है जनन क्यों आवश्यक है, तो अपने उत्तरजीविता को समष्टि में बनाए रखने के लिए क्या होता है, जनन की जरूरत होता है, यानी कि पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है, जनन आवश्यक है। आपसे पूछेगा क्या जनन क्या है, एक जैव प्रक्रम का भाग है, तो जनन जैव प्रक्रम का भाग नहीं है, है ना। जनन क्या है, जैव प्रक्रम क्रियाएं नहीं होती। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव प्रक्रम की क्रिया नहीं है, तो वहाँ पे क्या 4 ऑप्शन मिलेगा, एक पोषण, शोषण, जनन और वहन। तो हम टिक मारेंगे जनन पे कि जनन क्या है, जैव प्रक्रम की क्रिया नहीं है। अपोजिट देखेंगे, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन एक क्या है, जनन की क्रियाएं हैं, तो जनन को हम लोग जनन पे क्रियाएं पे मारेंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन को देखा, जनन किसे कहते हैं और जनन क्यों आवश्यक है। अगले बात को सीखेंगे कि जनन में डीएनए की क्या भूमिका होती है ना। आपसे क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीएनए क्या होता है या डीएनए की क्या भूमिका होती है जनन में, है ना। कई बार क्या होता है, यही क्वेश्चन बच्चे क्या छोड़ जाते हैं, है ना, कि जनन में प्रजनन में डीएनए का क्या महत्व होता है। ये 5 नंबर का पूछता है और इसे टफ समझ के छोड़ देते हैं। दरअसल उन्हें बेसिक नहीं पता होता। आपको बेसिक पता होना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, ईजी से कर सकते हैं। तो ठीक है, हम सीखते हैं कि जनन में डीएनए का क्या महत्व होता है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग सीखे जनन क्या है। अब दूसरा सीखते हैं जनन में डीएनए का क्या महत्व है ना। जनन में डीएनए का क्या महत्व है, इसे समझने के लिए आप ये समझिए कि ये कोई पेरेंट्स है ना, ये कोई क्या है, पेरेंट्स है। ये क्या है, पेरेंट्स है, जहाँ पे ये क्या है, ये नर है, ये क्या है, नर है यानी मेल है, ये कोई एक मेल है, और ये क्या है, फीमेल है ना। देखिए, ये सैंडल पहनी हुई है और ये लिपस्टिक लगाई हुई है, ये इनकी आंखें हैं और इनके कपड़े देखिए, है ना। कपड़े से फ़र्क हो जाएगा कि ये क्या है, फीमेल है। तो क्या होता है कि जब एक शिशु का निर्माण हो रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, नर के द्वारा क्या होता है, स्पर्म दिया जाता है, यानी नर से क्या होता है, शिशु को स्पर्म मिलता है ना, और मादा से क्या होता है, ओवम मिलता है। ठीक है। इसके पास टेस्टेस होते हैं, यानी नर के पास क्या होता है, टेस्टेस होते हैं, जिनसे क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है, यानी वहाँ स्पर्म का निर्माण होता है। इनके पास ओवरी होता है ना, जहाँ से क्या होता है, ओवम का निर्माण होता है ना। तो जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज, है ना। युग्मनज को जायगोट कहते हैं। और यही युग्मनज क्या होता है, जब विकास करता है, जब सेल डिवीजन करता है, जब उसके कोशिकाएं बनते जाते हैं ना, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 4 सप्ताह, तो धीरे धीरे क्या होता है, उनमें शिशु का आकार होने लगता है, कोशिका सेल डिवीजन के जरिए, है ना, उसके अंदर अंग बनने लगते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, यानी एम्ब्रियो कहते हैं। क्लियर है। तो हम इसे समझेंगे कि ये जो प्रोसेस है, इनमें सबसे बड़ा खेल है कोशिकाओं का। जैसे हमने सीखा कि कोशिका क्या होती है, कोशिका चैप्टर क्लास 8 में भी था, क्लास 9 में भी था, है ना। तो कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, और इस केंद्रक के अंदर एक उलझा हुआ धागेनुमा रचना पाया जाता है। इस प्रकार से उलझा हुआ धागेनुमा रचना पाया जाता है। जब सेल डिवीजन होता है, यानी एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है, तो उस समय क्या होता है, ये जो उलझा हुआ धागेनुमा रचना होता है, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन या कैरोमेटिन मटेरियल कहा जाता है ना। ये जो क्रोमेटिन है ना, ये क्या होता है, जब सेल डिवीजन करना होता है, यानी जब कोशिका विभाजन करना होता है ना, जब क्या होता है, रिप्रोडक्शन करना होता है, उस समय ये क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल गुणसूत्र का निर्माण करता है। इस प्रकार से
क्या करता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है। और ये गुणसूत्र इंसानों में क्या होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं इंसानों के अंदर। और यही गुणसूत्र जो होते हैं वो बने होते हैं किससे, ये बने होते हैं डीएनए से और बने होते हैं प्रोटीन से। क्लियर है। तो हम ये समझ चुके हैं कि जो कोशिका होती है, जो भी क्या होता है जीव की कोशिकाएं होते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसके केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल पाए जाते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है। और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये सेल डिवीजन के समय क्या होता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, गुणसूत्र का, है ना। गुणसूत्र को क्रोमोजोम कहते हैं, यानी क्रोमोजोम का निर्माण करता है ना, क्रोमोजोम, है ना। यही क्रोमोजोम किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। तो अब ये समझिए कि ये इंसान है, तो इस इंसान से ये क्या बना हुआ है, शुक्राणु बना हुआ है, यानी स्पर्म बना हुआ है। यानी ये मेल से क्या बना हुआ है, स्पर्म बना हुआ है। फीमेल से क्या बना हुआ है, ओवम बना हुआ है ना। इस जो नर होते हैं, नर के पास टेस्टस होता है, वृषण होता है, उसी टेस्टस में क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है सेल डिवीजन के जरिए, है ना, कोशिका विभाजन के जरिए। इस स्पर्म में भी देखिए तो आप यहाँ पे केंद्रक है कि नहीं, ये कोशिका, हमने कोशिका के बारे में सीखा क्लास 9 में। कोशिकाएं कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पेशीय कोशिकाएं कह सकते हैं, तंत्रिका कोशिका कह सकते हैं, रुधिर कोशिकाएं कह सकते हैं, अंडाणु कोशिकाएं कह सकते हैं, शुक्राणु कोशिकाएं कह सकते हैं, अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या, अंडाणु और शुक्राणु क्या है, यानी स्पर्म और ओवम क्या एक प्रकार का कोशिका है। तो कोशिका है तो उसके अंदर क्या होगा, केंद्रक होगा। अब केंद्रक है तो केंद्रक के अंदर क्या पाया जाएगा, क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाएगा, है ना। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं वो अंडाणु और शुक्राणु के अंदर क्रोमोजोम के रूप में क्या होता है, 23 है ना, 23 और 23 क्रोमोजोम उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं, स्पर्म और ओवम के अंदर, है ना। जब ये 23 और 23 जो क्रोमोजोम होते हैं मिलते हैं तो बच्चे के अंदर कितना क्रोमोजोम जाता है, 46, है ना। तो इंसानों के अंदर, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे क्या है इंडिया का हो, चाहे श्रीलंका का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं के भी इंसान हो, उनके पास क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं, 46, है ना। जबकि अगर कुत्ता है तो कुत्ता के अंदर कितना होता है, 78, बिल्ली है तो 38, है ना। मच्छर के अंदर क्रोमोजोम होती है तो वो क्या होती है, मच्छर के अंदर 6 क्रोमोजोम होते हैं। हाथी के अंदर कितना होता है, हाथी के अंदर 56 होता है ना। तो क्रोमोजोम नंबर ही अलग अलग जाति को बताता है कि वो किस जाति से है। यानी क्रोमोजोम अगर 23 है, 46 है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, वो इंसान है ना। 46 से कभी कभी क्या होता है, 47 भी होता है, 45 भी हो जाता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले हम समझिए कि जनन में डीएनए की क्या भूमिका होती है ना। तो जनन में डीएनए की क्या भूमिका होती है, जो माता पिता हैं उनसे ही क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। ये जो स्पर्म है इसके अंदर क्या है, डीएनए है। और ये जो ओवम है इसके अंदर क्या है, माँ का डीएनए है ना, माता का डीएनए है। जब दोनों का डीएनए जाएगा शिशु में तो ये जो शिशु होंगे वो किसके जैसे होंगे, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे, यानी अपने माता पिता के जैसा होगा। अब ये जो सूचना है कि बच्चा जो है ये इंसान का बच्चा और इंसान के जैसा होगा, ये सूचना बच्चे में कैसे आया, ये डीएनए के जरिए आया, है ना। कि इसकी आँख कैसा होगा, नाक कैसा होगा, मुंह कैसा होगा, ये चलेगा कैसे, ये बोलेगा कैसे, सारा जो सूचना इन्फॉर्मेशन है वो सब क्या है, पेरेंट्स से मिलेगा उन्हें। और पेरेंट्स से कैसे आया उसके अंदर, तो कोशिका के अंदर डीएनए से आया, है ना। वही डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन पाए जाते हैं ना। डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से शरीर के संरचना का निर्माण क्या हुआ, कोशिकाओं से हुआ, उसी प्रकार से ये डीएनए जो है त्यों बने होते हैं जीन से। और जीन को कहा जाता है अनुवांशिक मटेरियल। वो पूछेगा आपसे एग्जाम में, है ना, कि अनुवांशिक मटेरियल किसे कहते हैं, यानी अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं। तो डीएनए के जो कार्यात्मक इकाई, यानी कि डीएनए के जो संरचनात्मक इकाई जीन होती है, उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिक मटेरियल कहते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या कि किसी भी प्रजनन के समय में डीएनए का क्या रोल होता है। तो डीएनए क्या करता है, माता पिता से, पेरेंट्स से क्या होते हैं, उनके लक्षणों को क्या होता है, बच्चे तक लेके जाते हैं, है ना। यही क्या होता है, डीएनए का रोल होता है। क्लियर है। अब ये सपोज कीजिए कि अगर ये क्या होता है, इंसान है अभी, तो इंसान का बच्चा इंसान हुआ। और अगर क्या होता है, माता पिता अगर कुत्ता होता तो बच्चा क्या होता, कुत्ता होता, है ना। माता पिता अगर बिल्ली होता तो बच्चा क्या होता, बिल्ली होता। ऐसा थोड़ी है कि
कुत्ता का बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते के साथ क्या हो जाए, वो म्याऊं म्याऊं करने लगे। या अपोजिट, एक बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ और वो क्या हो, उसके अंदर म्याऊं म्याऊं करने का गुण ना करके क्या जाए, भौंकने का गुण आ जाए, और वो क्या हो जाए, भौंकने लगे। तो डीएनए क्या होते हैं, माता पिता के गुणों को उसके बच्चे में ले करके जाते हैं। तो आपसे वहाँ एग्जाम में पूछता है ना कि जनन में डीएनए का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जनन में क्या होता है, डीएनए का रोल माता पिता के गुणों को यानी लक्षणों को क्या होता है, बच्चे तक लेके जाते हैं। और शरीर की संरचनात्मक यानी डिज़ाइन कैसा होगा, उसकी संरचना कैसा होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, डीएनए डिसाइड करेगा, है ना। और भी हम देखेंगे कि जब डीएनए की कॉपी हो रहा होता है ना, तो क्या होता है, उसमें कुछ विभिन्नताएं आ जाता है। अब विभिन्नताओं को समझते हैं कि ये विभिन्नताएं क्या होती है। तीसरा क्वेश्चन होगा कि विभिन्नताओं का क्या अर्थ है ना। यानी विभिन्नताओं का क्या अर्थ होता है, यह पूछेगा प्रजनन में विभिन्नताओं का क्या महत्व है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। उनके अंदर जो स्पर्म और ओवम होते हैं, उनके अंदर डीएनए पाए जाते हैं, और यही डीएनए क्या होते हैं, बच्चे में चले जाते हैं, है ना। अब क्या होगा, सोचो क्या होगा कि जब डीएनए जो है वो, जब डीएनए जो होती है, पहले समझिए कि ये जो डीएनए होती है, जो पेरेंट्स के अंदर जो डीएनए होते हैं, वो सेल डिवीजन के अंदर समय एक डीएनए से क्या होता है, 2 डीएनए का निर्माण होता है ना। एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होता है। ये सपोज कीजिए कि ये क्या है, माता या पिता किसी का भी क्या है, डीएनए है। और जब डीएनए का कॉपी होता है ना, तो सपोज कीजिए कि उसमें क्या है, कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। विभिन्नताएं आ जाने से क्या होता है, बच्चे में क्या होता है, थोड़ा बदलाव आ जाता है। फिर से देखिए, अगर ये क्या है, पेरेंट्स का डीएनए है ना, और ये उसका कॉपी है, और यही स्पर्म में गया हुआ है, यही कहाँ पे गया हुआ है, स्पर्म में गया हुआ है। कैसे गया, ये इस तरह से, जो स्पर्म कोशिका है, या फिर हम कह सकते हैं शुक्राणु कोशिका है, उसके अंदर ये क्या है, इस प्रकार से उसके अंदर चला गया, है ना। डीएनए इसके केंद्रक में है, स्पर्म के कहाँ पे, केंद्रक में। अब क्या होगा, जब डीएनए में क्या हो जाए, थोड़ा परिवर्तन हो जाए, यानी डीएनए की जब कॉपी हो रहा होगा, एक डीएनए से 2 डीएनए जब बन रहा होगा, जैसे डीएनए का जब कॉपी हो रहा होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या होगा, तो बच्चे में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। माता पिता से क्या हो जाएगा, थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा उस बच्चे में। जैसे मान लो कि क्या है, माता पिता थोड़ा मंदबुद्धि है या कमज़ोर है ना, तो बच्चे क्या हो जाए, दिमाग वाला हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, है ना। माता पिता क्या है, मान लो कि क्या है, थोड़े क्या सुस्त हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल क्या है, वो अजीब अजीब से हरकत करता है। लेकिन बच्चा क्या है था, उसके डीएनए में कॉपी होकर के जाता है, तो थोड़े ना थोड़े क्या होता है, विभिन्नताएं लेकर जाता है, परिवर्तन लेकर जाता है, जिससे कहता है बच्चा क्या होता है, बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है, टैलेंट हो जाता है। तो विभिन्नताएं क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छे वाले भी होते हैं, एक बुरे वाले भी होते हैं। जैसे कि डीएनए में ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, तो आपने सुना होगा कभी कभी क्या होता है, ऐसे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं जिनके पास क्या है, आँख नहीं है, नाक नहीं है, न्यूज़पेपर मिलता है, उनका अजीब अजीब से क्या राक्षस जैसा दिखने में लगता है, उनका क्या चेहरा क्लियर नहीं होता। तो वो क्या होता है, डीएनए में परिवर्तन की वजह से होता है। डीएनए में अगर थोड़ा मोड़ा परिवर्तन है तो बच्चे के लिए अच्छा है ना, कि माँ बाप क्या है, दिमाग नहीं उनके पास, तो बच्चे में क्या ज़्यादा दिमाग रहेगा। या माँ बाप क्या है, बिल्कुल क्या पतले दुबले है ना, बच्चा क्या होता है, हट्टा कट्टा हेल्थी पैदा हो जाए एकदम, है ना। तो ये डीएनए में परिवर्तन के वजह से होते हैं। लेकिन डीएनए में बहुत बड़ा बदलाव अगर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बच्चा में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने मिल जाएगा। हो सकता है क्या अगर 2 हाथ की जगह पे 4 हाथ उसका हो जाए, पैर ज़्यादा हो जाए, हो सकता है वो बच्चा पैदा ही हो, मरा हुआ पैदा हो, ये हो क्या कि मांस का लौथड़ा पैदा हो, उसमें कुछ आँख कान नाक कुछ दिखता ही नहीं हो। तो ये क्यों होता है ऐसा, डीएनए में परिवर्तन की वजह से। लेकिन जब लैंगिक जन्म होता है, जनन 2 प्रकार के सीखेंगे हम। कैसा, जो जनन होगा वो 2 प्रकार के होंगे, है ना। एक होगा लैंगिक जनन और एक होगा अलैंगिक जनन, है ना। लैंगिक जनन और एक होगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जब भी लैंगिक जनन होगा तो वहाँ कुछ ना कुछ क्या होगा, विभिन्नताएं होगा ही होगा। और ये विभिन्नताएं, फिर से जब भी लैंगिक जनन होगा तो थोड़ा ना थोड़ा क्या होगा, विभिन्नता होगा ही होगा।
और ये विभिन्नता होगा वो बच्चे के लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है ना। और वो जो विभिन्नता होगा वो दो वजह से होगा। पहला होगा क्रोमोसोम नंबर की वजह से, दूसरा डीएनए की वजह से, है ना। अब अभी मैंने आपको बताया कि 23 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, है ना। चाहे हम किसी भी कोशिका को निकाल लें, हर एक कोशिका हमारे शरीर में जो कुछ जितने भी कोशिका वहाँ पे कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जो स्पर्म और ओवम होते हैं उनमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, और यही 23 मिलकर के क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम बनाते हैं बच्चों के अंदर। लेकिन क्या हो जाए, मान लो कि 46 की जगह पर क्या हो जाए, क्रोमोसोम नंबर बढ़ करके 47 हो जाए, है ना, 47 हो जाए, या फिर क्या हो जाए 47 ना होकर के कितना हो जाए 46 हो जाएगा। तो जो बच्चे 45 हो जाए, है ना। अगर 46 है तो वो तो फिर नॉर्मल बच्चा है ना, बिल्कुल हाँ इंसान की तरह से। लेकिन ये क्या है, अगर वो 47 हो जाए या फिर क्या हो जाए 45 हो जाए, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, ना वो मेल रह जाएगा ना वो फीमेल रह जाएगा, बीच का हो जाएगा, है ना। जिसे किन्नर कहते हैं, छक्का कहते हैं, है ना, यूनिसेक्सुअल कहते हैं उसे, है ना, या फिर उसे क्या कहते हैं, वही किन्नर कहा जाता है उन्हें। तो ये ना तो लड़का होगा ना लड़की होगा, बट क्या होगा, वो इंसान की तरह से दिखेगा, है ना। तो डीएनए में परिवर्तन की वजह से, या फिर क्या होता है क्रोमोसोम नंबर में परिवर्तन की वजह से क्या होता है, बच्चे में बदलाव आ जाता है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि विभिन्नताएं कैसे होती हैं, तो विभिन्नताएं दो तरह से होती हैं, या तो क्रोमोसोम नंबर में परिवर्तन की वजह से हो जाएंगे, या फिर क्या होता है दूसरा डीएनए में, डीएनए के जब कॉपी हो रहा है डीएनए में, डीएनए की प्रतिकृति में यानी डीएनए की कॉपी में परिवर्तन की वजह से क्या हो जाता है, उससे बच्चे में क्या होता है, विभिन्नताएं आ जाता है। और विभिन्नताएं अच्छे वाले भी हो सकते हैं, विभिन्नताएं बुरे वाले भी हो सकते हैं। एक और वजह से भी क्या होता है, विभिन्नताएं होते हैं, जो कि क्या है एनसीईआरटी के क्लास चैप्टर नंबर 9 में है, जो कि क्या है क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। पहला क्रोमोसोम नंबर, दूसरा क्या होता है डीएनए, इन दोनों में विभिन्नताओं की वजह से बच्चा में विभिन्नताएं आता है। और तीसरा भी तरीका है विभिन्नताओं का, जो कि क्या है क्रॉसिंग ओवर है। तो जेसीईआरटी बुक है जैक बोर्ड के लिए, जबकि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड में क्या होते हैं, वो एनसीईआरटी बोर्ड चलते हैं। वहाँ पे क्या है चैप्टर नंबर 9 अनुवांशिकता भी पढ़ना होता है। अनुवांशिकता में सीखेंगे कि जो विभिन्नताएं होती हैं वो बहुत ज़रूरत है विकास के लिए, है ना, पीढ़ी के लिए, यानी कि हमारा संतान, हमारा उत्तरजीविता आगे लाखों करोड़ों साल तक क्या होता है चलते रहें, इसके लिए विभिन्नताएं क्या होता है ज़रूरत होता है। और ये जो विभिन्नताएं होती हैं वो 3 तरीके से आते हैं, 3 प्रकार से आते हैं। एक तो डीएनए में कॉपी की वजह से, यानी डीएनए में परिवर्तन हो जाए उसकी वजह से, दूसरा किसकी वजह से, क्रोमोसोम नंबर में परिवर्तन की वजह से, और तीसरा क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो ये अनुवांशिकता चैप्टर एक अलग से है, उसमें आपको क्या है पढ़ना। फिलहाल तो हम लोग यहाँ समझते हैं कि डीएनए में परिवर्तन, या हम कह सकते हैं कि विभिन्नताओं का क्या अर्थ होता है ना। तो विभिन्नताओं का क्या अर्थ होता है, आपसे पूछेगा कि विभिन्नताओं का क्या अर्थ है, या जनन में प्रजनन में विभिन्नताओं का क्या महत्व होता है। तो अब ये हम लोग समझे कि जो विभिन्नताएं हैं वो 3 प्रकार से आते हैं, या तो डीएनए में परिवर्तन हो जाए या क्रोमोसोम नंबर में परिवर्तन हो जाए। फिलहाल आप 2 ही समझे। तीसरे आपको क्या है, आपको अनुवांशिकता चैप्टर में सीखनी है कि जो विभिन्नताएं होती हैं वो तीसरा तरीका होता है, वो किससे आता है, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो प्रजनन में विभिन्नताओं का क्या महत्व होता है ना। तो ये विभिन्नताएं ही तो है ना, जिससे क्या होता है हमें हमारे अगले पीढ़ी आने वाले पीढ़ी में क्या होता है, सहन की क्षमता बढ़ती है। सहन की क्षमता क्या मतलब, मान लो कि आज हमारे क्या है टेम्परेचर क्या है 46 डिग्री 47 डिग्री है, लेकिन आपको पता है जब फर्स्ट बार आज से 4 लाख मिलियन साल पहले जब अर्थ पे फर्स्ट सेल बना था, यानी फर्स्ट पहला कोई जीव बना था, है ना, उस समय वहाँ के टेम्परेचर क्या था -50 डिग्री -55 डिग्री था, है ना। तो उस सेल से फिर क्या हुआ, उस सेल से क्या हुआ, रेप्टाइल्स बने। वही रेप्टाइल से क्या हुआ, चिंपैंजीज बने। और उन्हीं चिंपैंजी यानी वानरों से क्या होता है, होमोसेपियंस बने। और होमोसेपियंस से फिर क्या हुआ, इंसान बने। तो आप समझिए हम इंसान जो थे क्या 400-500 मिलियन साल पहले हम लोग बंदरों के जैसे थे, चिंपैंजीज के जैसे थे, है ना, हम वानरों के जैसा दिखने के लिए थे। तो हम कभी क्या थे, एक कोशिका के जैसा थे, फिर कभी रेप्टाइल्स के जैसा थे, यानी पानी के अंदर हमारा जीवन शुरुआत हुआ। फिर क्या हुआ, हम बंदरों का रूप लिए, होमोसेपियंस का रूप लिए, और फिर हम आज क्या है, इंसान का रूप लिए। लेकिन आप सोचो कि आगे आने वाले क्या होते हैं, 100
100 साल, करोड़ों साल, लाखों साल, यानी मिलियन साल जब बीत जाएगा तो इंसान क्या हो जाएगा, अपने अंदर परिवर्तन ला लेगा। रीज़न क्या है कि कभी टेम्परेचर क्या था जब जीवन की शुरुआत हुई थी पृथ्वी पर, क्या होता जब पहली बार कोशिका पनपा था उस समय टेम्परेचर क्या था, माइनस था। आज क्या 48 डिग्री है। तो माइनस में रहने वाले जीव कैसे थे, आज 48 डिग्री वाले में कैसे रह रहे हैं। इतने टेम्परेचर को हम लोग क्या झेल पाते हैं, तब वाले अब क्या है झेल नहीं पाएंगे। और आज से क्या मान लो कि 100 साल 200 साल के बाद क्या था, पृथ्वी के क्या होता है टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, तो क्या इंसान विलुप्त हो जाएगा, क्या पृथ्वी पर कोई जीव नहीं मिलेगा? नहीं, वो अपने अंदर क्या आएंगे, विभिन्नताएं लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, और उस विभिन्नताओं के अंदर जरिए जाते उनमें सहन की क्षमता होगा, सर्वाइवल के तरीके उनको मालूम होगा, है ना, कैसे हम अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे इस टेम्परेचर को झेल सकते हैं, यानी उस अपनी कोशिकाओं को वैसे रेडी कर लेंगे, वो ज़्यादा टेम्परेचर को वो सहन कर सकते होंगे। तो ये किससे हुआ, विभिन्नताओं की वजह से हुआ। कभी एक ही जीव था, आज कई प्रकार के जीव दुनिया में हैं। तो कैसे है, ये सब विभिन्नताओं की वजह से। नहीं समझ में आता तो इसे इस तरह समझिए कि सपोज कीजिए कि एक क्या है, कोई टीचर है और वो ब्लैक बोर्ड से पढ़ाता है और चौक और डस्टर से पढ़ाता है, और वो क्या है, वो ठान लिया है कि हम कभी डिजिटल बोर्ड से नहीं पढ़ाएंगे, हम कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, हम कभी कंप्यूटर का यूज़ नहीं करेंगे। तो सब समझो क्या से 10 साल 15 साल पहले जब सबको सब, या अभी भी सबके सब क्या होता है, जब ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं और समय आप बीतेगा सबके सब ऑनलाइन पढ़ाएगा, तो वो टीचर का उस काम रह जाएगा कुछ, वो खाली वो ठान के बैठा हम कहा है डस्टर बोर्ड में से पढ़ाएंगे, सिर्फ ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, अभी ऑफलाइन पढ़ाएंगे, तो उसका सर्वाइव आगे क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप ये समझ लो कि एक क्या है, कोई एक परिवार है, फैमिली है, उस परिवार में एक रिवाज है, उस परिवार में एक क्या है, रिवाज है कि सभी के सभी वहाँ क्या धोती कुर्ता पहनते हैं, है ना। अब वो सब जिद बैठे हुए पकड़ करके कि हम धोती कुर्ता ही पहनेंगे, हम क्या है जीन्स शर्ट नहीं पहनेंगे, हम क्या है पैंट शर्ट नहीं पहनेंगे। तो अब वो अपने बच्चे को किसी बड़े स्कूल में एडमिशन करवाना चाहेंगे, तो इस बड़े स्कूल में क्या होगा, उसका एडमिशन हो पाएगा? वो जिद पकड़ के बैठल रहेगा कि हम क्या है धोती कुर्ता ही पहनाएंगे, से हम इसे यूनिफॉर्म नहीं पहनाएंगे, हम आपका स्कूल का ड्रेस नहीं पहनाएंगे। तो फिर उसका क्या है, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, एडमिशन नहीं हो सकता, है ना। और ठीक आपने वैसे ही देखा होगा कि पहले क्या था, फ़ोन 2G था, है ना, फिर क्या हुआ 3G आया। ऐसे स्टार्टिंग समय में मैंने खुद देखा कि 2005-4 में क्या था, ऐसा फ़ोन था, है ना, गोल सा फेस होता था फ़ोन का, है ना, एक छोटी सी स्क्रीन होती थी, यहाँ पे एरियल होता है खींचने का, और 3-4 बटन होता है, ज़्यादा नहीं 3-4 बटन होते थे, केवल फ़ोन रिसीव किया जाता और फ़ोन लगता था, टाइमिंग वाइमिंग सिर्फ चलता था उसमें। फ़ोन में बदलाव हुआ और फिर क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, फ़ोन फिर ऐसा आ गया, नोकिया का या फिर सैमसंग का फ़ोन आया ऐसा। इसमें क्या थे, 12-13 बटन थे। फिर मैंने एक समय ऐसा भी देखा कि फ़ोन का थोड़ा स्क्रीन बड़ा हुआ और इसमें क्या हुआ, बटन की संख्या बढ़ा दी गई, 52 बटन वाला। आपने देखा होगा ये 52 बटन, जितना कंप्यूटर में जितना बटन होता है उतने बटन हुआ करते थे, अब थोड़ा स्क्रीन का था, बड़ा था उसका। उसके बाद फिर क्या देखे, फिर फ़ोन में बदलाव आया, और इस बार क्या था, केवल यहाँ पे कैमरा हुआ करता था, इधर सेंसर हुआ करता था, इधर स्पीकर हुआ करता था, और यहाँ पे 3 बटन हुआ करते थे, 1 2 और 1 3, है ना। बाद में फिर यही बदलाव हुआ, और बदलाव करके क्या हुआ, बिल्कुल ऐसा, इसमें केवल क्या था, 3 बटन था केवल, नीचे में 1 2 3 बटन और 2 बटन। अब के ज़माने में जो फ़ोन है वो कैसे है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्या होता है, सिलपट एकदम समझे कि सिलेट के जैसा, है ना, उसमें कोई बटन नहीं। और साथ ही साथ क्या है, इसमें कई सारे फीचर है। फीचर के मतलब है कि ये वाटर प्रूफ है, पानी में भी क्या वो ख़राब नहीं हो सकते, इनके बैटरी लाइफ भी क्या बहुत ज़्यादा है। तो ये फ़ोन में और ये फ़ोन में कितना बदलाव है, तो समय में बदलाव होता चला गया, और क्या हो गया, फ़ोन में बदलाव आता चला गया, फ़ोन क्या हो गया, अलग प्रकार के। अब कोई कंपनी जिद लगा करके बैठा रहता कि नहीं हम केवल ऐसा ही वाला बेचेंगे। तो देखिए ना, आज कई सारे कंपनियां क्या है जो पहले हुआ करते थे, है ना, मेट्रोला हुआ करते थे या फिर क्या माइक्रोमैक्स हुआ करते थे, वो अपने अंदर शायद बदलाव नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा, इसलिए वो क्या है, वो विलुप्त हो गए। आज हमारे पास देखिए सिर्फ ऐसा फ़ोन है जो हमारे पास देख सकते हो कि MI का फ़ोन चलता है, या फिर क्या होता है रियलमी का फ़ोन चलता है, सैमसंग का फ़ोन चलता है, जो अपने अंदर बदलाव कर सके। वो आज बदलाव के दौर में क्या है, वो अपने फ़ोन को बेच पा रहे, अपनी कंपनी को चला पा रहे, तो इनकम कर पा रहे। लेकिन कोई अगर ये ठान करके बैठा हुआ कि नहीं हम ऐसा वाला ही फ़ोन केवल बेचेंगे, 2G ही बेचेंगे, हम लोग 3G 5G नहीं बेचेंगे, 5G नहीं बेचेंगे, 4G नहीं बेचेंगे, अब 7G का ज़माना आएगा। और 5G वाले कहेगा कि हम 7G नहीं, हम 5G फ़ोन ही बनाएंगे, 5G फ़ोन ही बेचेंगे। तो उनका आगे चल करके
उस कंपनी का चल पाना यानी उनका इनकम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि क्या होगा, विभिन्नताएं नहीं आएगा, है ना, विभिन्नताएं नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं लाएगा इंसान, तो 100 साल लाखों साल के बाद क्या हो जाएगा, पृथ्वी का टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वहाँ पे। या फिर आज जिस तरह से खाना मौजूद है हर जगह पे, भोजन क्या होता है, जितना आसानी से मिल पाएगा वो उतना आसानी से भोजन नहीं मिल पाएगा। भोजन के लिए उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ अपने अंदर वो परिवर्तन नहीं लाएगा, तो वो फिर सर्वाइव कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। तो हमने क्या है, आज 2 चीज़ें सीखा बहुत महत्वपूर्ण, कि डीएनए का क्या महत्व होता है प्रजनन में, और दूसरा विभिन्नताओं का क्या अर्थ होता है। विभिन्नताएं ही क्या करता है, पीढ़ी को आगे ले जाता है, विकास के लिए उत्तरदायी होता है ना। पूछेगा विभिन्नताएं क्या होता है, या फिर क्या होता है प्रजनन में विभिन्नताओं का क्या महत्व होता है। तो प्रजनन ही क्या होता है, जीवन का विकास का दर बढ़ाता है ना। या फिर क्या होता है, ये विभिन्नताएं ही क्या है कि जो शीतोष्ण यानी कि जो ठंडे ठंडे समय में जो जीवित रह सकते थे, एक समय आएगा जब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो विभिन्नताओं के वजह से वो क्या हो जाएगा, जीवित रह पाएंगे। विभिन्नताओं के वजह से ही क्या होता है, संसार में इतने सारे विकास हुए, अलग अलग प्रजाति बने, है ना। कभी एक ही जीव हुआ करते थे, है ना, एक जीव, एक कोशिका से पनपे हैं सारे के सारा जीव। तो ये किसकी वजह से हुआ, विभिन्नताओं की वजह से हुआ। तो पूछेगा कि जनन में डीएनए का क्या महत्व होता है। तो डीएनए ही तो है जो माता पिता से क्या होता है, बच्चे में कहता है, माता पिता का गुण बच्चे में जाता है। और दूसरा क्या होता है कि डीएनए के अंदर परिवर्तन की वजह से ही क्या होता है, विभिन्नताएं आता है। एकदम बिल्कुल क्या है, स्पष्ट है कि पूछेगा कि विभिन्नताएं क्या होती है, तो विभिन्नताएं डीएनए में परिवर्तन की वजह से होती है। अब डीएनए क्या होता है, तो डीएनए क्या होता है, माता पिता के लक्षणों को बच्चे में लेकर के जाते हैं, है ना। ये बच्चा कैसा होगा, तो अपने माता पिता के जैसा होगा। ये कौन डिसाइड करके लेकर के जाएगा, तो उसका डीएनए लेकर के जाएगा, है ना। इस बच्चे में क्या हो जाएगा, इस माता पिता के अंदर जितने भी फीचर थे, जितने भी गुण है, सारा का सारा लेकर के जाता है। ये माता पिता जिस टेम्परेचर में रह पाएंगे उसी टेम्परेचर में ये भी फिलहाल रह पाएगा। आज के आज ये इनके अंदर परिवर्तन नहीं हो जाएगा। जैसे क्या होता है, पेंगुइन होते हैं या पोलर बियर होते हैं, उनके माता पिता से उसको वो डीएनए मिला है कि वो उस परितंत्र में, उस ठंडे समय में बर्फ़ में रह सके। बर्फ़ में 2 जीव ज़्यादातर पाए जाते हैं, पेंगुइन होते हैं और एक पोलर बियर होते हैं। तो उनके वो वहाँ पे क्यों सर्वाइव कर, हम लोग वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं, क्योंकि उनके माता पिता से उनको क्या है, उस परिवेश में, उस समष्टि में रहने के लिए क्या हुआ है, उसके पास जीन मिले हुए हैं, डीएनए मिले हुए हैं, तो उस पर वहाँ पे रह रहे हैं। मछली के बच्चे के अंदर मछली का डीएनए मिला हुआ, तो पानी में तैर सकता है। हमारे पास जो डीएनए मिला हुआ, जिसके मुताबिक हम अपने माता पिता के साथ, जिस तरह हमारे माता पिता दुनिया में रहे हैं, वैसे हम लोग क्या है, रहते हैं। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि हमारा लाइफ कैसा बीतेगा, तो डीएनए। और जब डीएनए में परिवर्तन होगा तो विभिन्नताएं आएंगी, और विभिन्नताएं वो अच्छे भी हो सकते हैं, विभिन्नताएं बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से क्या है, इस चैप्टर में हम लोग 3-4 क्या है, इस लेक्चर में 3-4 क्वेश्चनों को सीखा, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जिनको जानना क्या होता है, ज़रूरत होती है। इसके बिना क्या है, प्रजनन को यानी जनन को उतनी अच्छा से समझा नहीं जा सकता। सिंपली कोई बहुत इंटरेस्ट लेकर के हंसी मजाक में क्या होता है, इस चैप्टर को जनन को पढ़ लेता है, फिर उन्हें कुछ समझ में आता है नहीं, और फिर क्या, सिर्फ एग्ज़ाम लिखना रहता है। जब आप सही से समझेंगे तो आप अपनी निजी लाइफ में समझेंगे, इसे निजी लाइफ में उतारेंगे, है ना। जब डॉक्टर सजेशन देते हैं, मशवरा देते हैं, तो वो कहाँ देते हैं, जब वो पढ़े तब ना। तो आप अगर उसे समझेंगे तो अपने जीवन में उतार सकेंगे। किशोरावस्था में जो लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं, जो आज क्या होता है 14-15 साल की उम्र के होते हैं, जो अभी क्लास 9-10 में होते हैं, उनको इस उम्र में सीख लेना बहुत ज़रूरी है। इस उम्र में उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें एक समय में क्या होता है, प्रजनन करने होते हैं, यानी कि अपने संतान को जन्म देना है। अगर आप उसकी तैयारी, उसकी समझ आज से नहीं हो पाएगी, तो फिर क्या है, उनको माँ बनने में बहुत प्रॉब्लम होती है। भारत में क्या है, या वर्ल्ड ओवर क्या है कि 100 में से क्या होता है 15-20 महिलाएं क्या होता है, माँ नहीं बन पाते। कुछ तो जाकर के डॉक्टर से इलाज करके IVF करा करके क्या होता है, कुछ माँ बन लेते। लेकिन फिर भी आज क्या है, 8-10-12% क्या होता है हमारे भारत में ऐसे हैं, महिलाएं हैं या ऐसे पुरुष हैं जो क्या है, पिता बनने से या माता बनने से वंचित है, वो माँ नहीं बन पाए या पिता नहीं बन पाए। तो बच्चे को हर कोई पाना चाहता है, हर कोई बच्चे से प्यार करता है, अपनी पीढ़ी को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? आपके बाद आपके इस घर में आपके परिवार को कौन संभालेगा? बच्चा संभालेगा। जब आप समझेंगे तभी तो क्या है, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छा से बताऊंगा
कि जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अलैंगिक जनन और एक होते हैं लैंगिक जनन। अब जो अलैंगिक जनन होते हैं वो भी क्या है 5 प्रकार से होते हैं। जैसे कि द्विखंडन है, यानी हम कह सकते हैं विखंडन, खंडन, है ना। विखंडन 2 प्रकार से होता है, एक द्विखंडन एक बहुखंडन। फिर क्या होता है पुनरुद्भवन होता है, अब मुकुलन होता है, बीजाणु समासंग होता है और कायिक प्रवर्धन होते हैं। तो जनन के हम 2 भाग पहले पढ़ेंगे, लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। और अलैंगिक जनन के 4-5 भाग को हम लोग सीखेंगे कि खंडन क्या होता है, द्विखंडन क्या होता है ना। अमीबा क्या होता है, द्विखंडन में भाग लेता है, जबकि प्लाज्मोडियम का होता है बहुखंडन में भाग लेता है। कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, इन चीज़ों को सीखेंगे। फिर हम लोग लैंगिक जनन सीखेंगे, और लैंगिक जनन में क्या है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को सीखेंगे, जहाँ पे क्या होता है स्कूलों में जब बच्चे सीखते हैं तो क्या होता है, जब कहीं बैठ करके सीखते हैं लड़के लड़के साथ में, तो बहुत क्या होता है वो हंसते हैं, शर्माते हैं, मजाक उड़ा करके पढ़ते हैं से। तो आप यहाँ सीखेंगे कोई वैसा क्या है मजाक वाली बात नहीं है, सिंपल बात है। बस हम इंसान क्या है जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करता है हमारे साथ। आपको ऑपरेशन करना रहेगा तो ये नहीं कहेगा देखो ये कोई इंसान है इसको यहाँ से फाड़ो, तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से फाड़ो, यहाँ से इसको निकालो, इसको हटाओ, है ना। आपका जहाँ से चीरना होगा फाड़ना होगा फाड़ेगा, ऑब्जेक्ट मान करके। तो हम इंसान भी एक क्या है ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेंगे और सीखेंगे तो क्या होगा कुछ नई जानकारियाँ मिलेंगी। तो जब लैंगिक जनन सीखेंगे यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे तो क्या है उतने वहाँ पे कुछ है नहीं लिखे हुए जो लोग समझते हैं। सिंपली अच्छा वे से सीखेंगे एकदम कि किस तरह से क्या होता है कि हर महीने से क्या होता है एक जो लड़कियां होती हैं उनके पास क्या होते हैं ओवरी होता है, उस ओवरी के पास से क्या होता है 2 ओवरी में से हर महीने क्या होता है एक एग रिलीज होता है। वो एग रिलीज क्यों होता है, तो वो एग रिलीज होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। जब उसे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, वो एग क्या होता है स्पर्म के साथ नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है कि मासिक सर्कुलेशन के जरिए रजोधर्म के जरिए क्या होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि पीरियड के जरिए वो बाहर आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ में क्या होता है वही प्रोसेस चलता है। जब उसे उस एग में क्या हो जाता है स्पर्म मिल जाता है, तो क्या होता है वो कंसीव कर लेती है, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और वो फिर क्या होता है महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भ धारण कर लेती है। तो हमें यही समझना है कि कब एग रिलीज होता है, कब एग बनता है, यानी कि अंडा कब बनता है और अंडा कब निकलता है, और कब वो समय होता है जो फ्लोपियन टिप के अंदर क्या होता है वो अंडे वेट कर रहे होते हैं कि हमें स्पर्म मिल जाए, और वहाँ फिर क्या होता है स्पर्म अगर उसे मिल जाता है तो वो क्या होता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है युग्मनज का निर्माण होता है, वही क्या होता है भ्रूण चक्र के आगे जाकर के विकास करता है बच्चे के अंदर पेट के अंदर ना। तो इस चैप्टर का अगर आपको क्या है जीव जनन किसे कहते हैं, इस चैप्टर का अगर आपको नोट चाहिए तो आपको क्या है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। और आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में अपना नंबर लिखिए, मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप से जोड़ दूंगा, और वहाँ पे भी क्या है इस चैप्टर के पूरे PDF को मतलब नोट को क्या हम PDF के रूप में डाल देंगे, ठीक है। तो क्या है इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। मैं अगले मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 2 में, है ना।